बम बम भोले पधारिए, ये विश्वनाथ बाबा की नगरी है। पूर्वांचल का प्रमुख शहर बनारस, इसे काशी भी कहते हैं। वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। ये संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा और विकसित हुआ। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में ही रहे हैं। पूर्वांचल की सांस्कृतिक राजधानी बनारस, जिसकी कला और संस्कृति की अपनी मौलिक शैली है, या यूं कहें कि बनारस की अपनी शैली में एक अनूठा अल्हड़पन है जो और कहीं देखने को नहीं मिलता। ठेठ बनारसी अंदाज में इसे अल्हड़पन कहा जाता है। डिमिक डिमिक डम रूकर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला, बाल चंद शिष गंगा लहरे, बाल चंद शिष गंगा लहरे, हाथ लिए भांग की गोला। बनारस के अमृतमयी घाट, जो अनंत काल से पतित पावनी भागीरथी गंगा के पुण्य नीर से, मोह माया और जीवन मृत्यु के बंधक चक्र से आत्मा को मुक्त कर मोक्ष का द्वार खोलते हैं। Shiva having the two force, life and death. जी। And this city is called a city of Shiva. So one is this natural symbolism of Ganga river. Second is its geological structure, that special limestone concretion in the left hand side. And then comes that somehow what we call spirit of place. In French we call it je ne sais quoi. That you reach to that place and you feel something different. जी। Temples are anywhere. They are not. They are exactly geometrical pattern. So this we have done for 6 years NASA project and National Science Foundation from US collaboration, and then we have prepared huge and detailed mapping and all that. Then you find that it has all some combination, some particular angle, and that based on the sunrise. अच्छा। So that is another uniqueness. Like later on I will explain you one of the examples, or I can cite 2 examples. Only in Kashi, nowhere on this earth. Therefore people from all parts of India, they started coming. So we say this city is nothing like city itself. This is a mosaic of Indian culture. परम शांति का अनुभव करते हुए जब हम यहाँ पवित्र शंख से प्रतिध्वनित नैसर्गिक ओंकार नाद सुनते हैं, तो हमारी आत्मा षडज खरज से उत्पन्न संगीत स्वरों के अनाहत नाद से साक्षात्कार कर संगीत उत्पत्ति के अनूठे रहस्य से दो चार होने लगती है। शंख से पहचान महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की हुई थी, और शंख हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर होने के कारण, मंगल ध्वनि होने के कारण, वेदवाद होने के कारण हमारे ऋषियों और मनीषियों ने इसको कहा था कि शंख बजे और बला भगे। जो बैक्टीरिया है इसकी ध्वनि के से जो तरंगे निकलती हैं उससे नष्ट हो जाती हैं। वो संगीत जो बनारस के कण कण में गूंजता है और जिसे विश्व के क्षितिज पर गुंजायमान कर अमर कर दिया है बनारस के गौरव महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। 6 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ काशी आ गए और काशी के विश्वनाथ मंदिर में तो वो शहनाई बजाते ही थे। इसके अलावा वो घंटों तक गंगा के तट पे बैठकर रियाज करते थे। फिलहाल मैं खड़ी हूँ उस्ताद अली अब्बास खान साहब के दरवाजे के बाहर, और चलिए आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम उस्ताद साहब। हमें बस ये बताइए कि आपका और शहनाई का रिश्ता कितने सालों से है?
ऐसा है कि जब कि हम मतलब 4 साल 5 साल के थे उस वक्त से हमारा रिश्ता है। और उन्होंने अपनी मतलब की ज़िंदगी शादी में हमको और एक हमारे बड़े भाई साहब 2 भाई उनका इंतकाल हो गया, लेकिन बस उन्हीं लोगों को दुनिया के अंदर तालीम दिया। हम लोगों के यहाँ सहनाई हमारे दादा, फिर उनके दादा, फिर उनके दादा, कभी करीब 8 पुश्तों से सहनाई बजाते हुए चले आ रहे हैं। बनारस हमेशा से शास्त्रीय संगीत का मुख्य केंद्र रहा है। बनारस का तबला घराना अपनी तबला वादन की विशेष पद्धति के लिए जाना जाता है। बनारस शैली के तबला वादन में उंगलियों की थाप से विशेष स्वर, ना और धिन की वादन शैली विकसित करने में स्वर्गीय पंडित किशन महाराज का विशेष योगदान है। उन्होंने तबला वादन को एक सार्थक पहचान दी। उनकी तबला वादन की वंश परंपरा को उनके पुत्र पंडित पूरन महाराज अपनी क्षमता से बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे घर में तो संगीत 7 पीढ़ियों से है, लेकिन हमारे जो परदादा जी थे पंडित दिलीप मिश्र, वो तबले और सारंगी के बहुत अच्छे जानकार थे। पंडित बलदेव सहाय जी तबले के बहुत बड़े विद्वान थे। पंडित राम सहाय जी वो बनारस घराने के तबले के प्रवर्तक रहे हैं। इस क्रम में उनकी 5 वर्ष की होनहार पुत्री छोटी सी उम्र में अपने अद्भुत तबला वादन से विशेष स्थान बना रही है। अनुपम ताल वाद्य यंत्रों का आनंद लेने के बाद हम पहुंचे सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्र के यहाँ, जो बनारस के भदैनी में रहते हैं। गायन शैली में सितार वादन उनका विशिष्ट अंदाज है। उनकी सितार वादन शैली का संबंध सुप्रसिद्ध सितार वादक स्वर्गीय पंडित रविशंकर के घराने का है। हमारा लोग का जो संगीत है, जो गाना होता है, गायकी स्टाइल, उसी के बाद जो है उसी को हम लोग सितार पर भी बजाते हैं उसको। तो इसका आविष्कार जो है पहले बहुत अकबर के समकालीन में अमीर खुसरू ने इसका आविष्कार किया था। पहले से जो हमारा लोग का संगीत चल रहा है, तो हमारे समझ से हम लोग तो बहुत रियाज किए हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटा रियाज करते थे। अब जो है लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा बजा कर हम नाम कर लें। हमको सितार बजाते हुए 62-63 साल हो गया है। यदि सितार की स्वर झंकारों से मुग्ध मैं कल्पना लोक ही विचरण करता, तो मुझे राकेश कुमार की मनमोहिनी बांसुरी का मोह पाश अपने मधुर स्वरों में कैसे बांधता। बांसुरी वादन को विश्व जनमानस में मधुर रागों में पिरोकर लोकप्रिय किया बांसुरी के पर्याय हरिप्रसाद चौरसिया जी ने, जो स्वयं में जीवित किंवदंती हैं। बांसुरी बहुत प्राचीन वाद्य रहा है, भगवान श्री कृष्ण के टाइम से ही, और बहुत पौराणिक काल से ही बांसुरी प्राचीन रहा है।
और बांसुरी के बनाने की विधि में लोगों का मत है कि पहले बांस का जो बॉम्बो होता था उसमें भंवरे जो है जो वो छिद्र कर दिया करते थे, जो छिद्र से जो हवा क्रॉस करती थी उससे वो सरगम या कुछ ऐसा नोट्स निकलता था। संगीत ऐसी विधा है जिसमें अभी भी गुरु शिष्य परंपरा से लोग संगीत सीखते हैं और हमने भी गुरु शिष्य परंपरा से ही संगीत सीखा है। मेरे पिताजी पंडित श्री जवाहर लाल जी, मेरे दादाजी पंडित श्याम लाल जी, मैंने उनसे ही बांसुरी वादन की पहले प्रथम शिक्षा ली। फिर उसके बाद मैंने पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से घंटा बंधन शागिर्द हुआ। फिर महादेव प्रसाद जी के सुपुत्र श्री गणेश प्रसाद मिश्र से मैंने शिक्षा ली। संगीत परंपरा गायन की चर्चा के बिना अपूर्ण है और पूर्वांचल संस्कृति गिरिजा देवी के गायन के बिना। बनारस घराने की समृद्धि गायन परंपरा का सुनहरा अध्याय गिरिजा देवी हैं। उपशास्त्रीय गायिका सुचरिता गुप्ता ने उनकी इस गायन शैली को जीवंत रखा है। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिका हो जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिका हो जाए। मैं असम से हूँ और ब्रह्मपुत्र से लेके ब्रह्मपुत्र नद है और गंगा नदी तक पहुंची हूँ और वहाँ का भी जो संगीत अपने जगह पर बहुत ही अच्छा है, बहुत सुमधुर है। और बनारस तो संगीत के खान है और एक एक जैसे पत्थर एक एक पत्थर में शंकर विराजते हैं, ऐसे हर गली में हर मोहल्ले में बनारस में संगीत दिखाई देती है। कौन गली गयो शाम, बता दे सखीरी, कौन गली गयो शाम, श्याम अब कौन गली। बनारस का खान पान और खाद्य व्यंजन बिहार क्षेत्र के जनपदों के जैसा ही है। आटा, चावल, चना, बाजरा, मसूर, सत्तू, मांस, मछली और अंडा खाद्य पदार्थ हैं। यहाँ शाकाहारी भोजन, वो चाहे खट्टा, तीखा, मीठा या मसालेदार हो, देसी घी और सरसों के तेल में ही तैयार किया जाता है। यदि आप मिठाई खाने की शौकीन हैं, तो पूर्वांचल का ये क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त स्थान है। पूर्वांचल की अद्वितीय संस्कृति और बेजोड़ स्वाद का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ गौदौलिया की प्रसिद्ध ठंडाई के एक गिलास से करनी पड़ेगी। ठंडाई में भांग को मिश्रित कर भगवान शिव के प्रसाद के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा बनारस का बनारसी पान, जो कि पान का पत्ता है, ये तो एक परंपरा है जो इतिहास हो चुकी है। पान खाए बिना यहाँ आपका भोजन पूर्ण नहीं होगा। यही कारण है कि पूर्वांचल को प्राचीन हिंदू परंपराओं का भंडार कहा जाता है। सारनाथ काशी यानी वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है। ये एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थान है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने यहीं पर अपना पहला उपदेश दिया था, जिसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार आरंभ हुआ। इसके साथ ही जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी इस जगह की बहुत मान्यता है। भारत का राष्ट्र चिन्ह यही अशोक स्तंभ से लिया गया है। पूर्वांचल के शास्त्रीय संगीत और लोक परंपराओं से सराबोर होने के बाद अब समय आ गया है
कि हम कला और शिल्प का आनंद उठाएं। ये क्षेत्र परंपरागत लकड़ी के खिलौनों और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की बनारसी साड़ी, पर्दे और शिल्प कौशल अद्वितीय हैं, जो आपको अपनी सुंदरता, विभिन्नता और कलाकृतियों के कारण लुभाते हैं। पूर्वांचल की कला और संस्कृति तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक हम भदोही के विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग के बारे में नहीं जान लेते। कालीन के शहर से जाना जाने वाला भदोही वाराणसी से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े हाथ से बने हुए कारपेट इंडस्ट्री का उद्योग केंद्र है, जो कि ऑलमोस्ट साउथ एशिया के 60% यानी 60% एक्सपोर्ट यहीं से जाते हैं। हमारे डिज़ाइनर है, हमारी पूरी फैमिली है, पूरी एज अ कंपनी एज अ फैमिली हम लोग वर्क करते हैं, जिसमें हर एक लेवल पे एक मतलब इसमें यूनिकनेस है जो अपने अपने उसमें एफर्ट लगाते हैं उस कारपेट को ब्यूटी देने के लिए। जैसे एक डिज़ाइनर का रोल होता है, पूरा उसमें डिज़ाइन करता है कि प्लेसमेंट्स ऑफ कलर ले जाता है, डिज़ाइन लीफ कैसे उसमें आइडेंटिफाई होंगे। उसके बाद हम लोग उसमें कलर देते हैं, अपना जो भी हम लोग का मतलब टैलेंट है उसमें लगाने के लिए लगाते हैं और एक नया टेक्सचर देते हैं ताकि उसका ब्यूटी ग्लो करे और अच्छा है। अब्दुल जी, इनके अंदर जो कारपेट्स है, कालीन है, इनमें कोई क्वालिटी भी होती है? इसमें बहुत सारी क्वालिटी हैं, मोर देन 50 क्वालिटीज़ हैं टफ इस कारपेट, हैंडमेड कारपेट में बेसिकली। आई एम नॉट टॉकिंग विद मशीन मेड। जैसे एक पेटलूम हो गया, जकार्ट हो गया, हैंड टफ्टेड, नॉटेड, तिब्बती, विच बेसिकली कम फ्रॉम द नेपाल। यदि भदोही अपने शिल्प कौशल के लिए विख्यात है, तो बनारस से 70 किलोमीटर दूर बसा धार्मिक शहर विंध्याचल देवी विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि देवी विंध्यवासिनी अपने भक्तों को अति शीघ्र आशीर्वाद प्रदान कर मनौती पूरी करती हैं। विंध्यवासिनी देवी माता का मंदिर मिर्जापुर से 8 किलोमीटर दूर पतित पावनी गंगा के तट पर स्थित है। सिद्ध योगियों के लिए विंध्यवासिनी देवी का मंदिर बहुत सिद्ध पीठ है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पवित्र मंदिर की परिक्रमा कर माता विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं। चैत्र और अश्विन मास में नवरात्र में यहाँ बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं। पिया मेहंदी ले आई मोती झील से, जाए के साइकिल से ना। पिया मेहंदी ले आई मोती झील से, जाए के साइकिल से ना। यहाँ रहने के नाते जो कजरी का एक विशेष यहाँ के जो धरोहर है हमारी, जो मिट्टी की सुगंध है, तो वो हमारे दिल में, हमारे आत्मा में रच बस गई। फागुन गदराए, फागुन गदराए, आए नहीं घर बालमुआ। फागुन गदराए, फागुन गदराए, आए नहीं घर बालमुआ। अरे आए नहीं घर बालमुआ, मोरे आए नहीं घर बालमुआ। जिसे हम बलिया कह रहे हैं, यह 1302 में बलिया नाम से एक राजस्व इकाई का महाल बना। उस समय से बलिया नाम प्रचलन में आया। इस बलिया के संदर्भ में बलिया गजेटियर में ऐसा उल्लेख है कि यहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम हुआ करता था और उस वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के कारण इसका नाम वाल्मीकिया पड़ा और वाल्मीकिया से बाद में अपभ्रंश होकर के बलिया हो गया। बागी बलिया के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा में इस बात का उल्लेख किया था कि बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ ने महर्षि भृगु के आश्रम, जहाँ पे हम लोग अभी वर्तमान में खड़े हैं, इसी आश्रम में कर्मकांड और योग ध्यान का शिक्षा ग्रहण किया था। दूसरी बार जब तथागत बुद्ध
बुद्धत्व को प्राप्त की शिक्षा मिल गई, तो बोध गया से सारनाथ जाते समय बलिया आए थे। बलिया 1857 से लेकर के और 1947 तक पूरे 90 वर्षों तक जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उसमें बलिया ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हम सभी जानते हैं कि मंगल पांडे जी ने पहली गोली चलाई थी, जिससे 2 अंग्रेज अफसर मारे गए थे। 1942 में बलिया ने स्वतंत्रता स्वयं प्राप्त कर लिया। यहाँ की जनता ने ब्रिटिश हुकूमत को मात दे करके और बलिया को एक टापू के रूप में स्थापित करके और स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया था। ऐसा इस देश के अंदर 3 स्थानों पर हुआ था: उत्तर प्रदेश का बलिया, महाराष्ट्र का सतारा और पश्चिम बंगाल का मिदनापुर। औरंगजेब के ज़माने में जजिया कर लगाया था किसानों को अतिरिक्त जो है कर देने के लिए। इसको ले करके गाँव में किसानों में बड़ा रोष था। इस इलाके में एक नाथ बाबा थे, बहुत बड़े संत थे। वहाँ लोग गए और लोगों ने बताया कि साहब जो सरकार की तरफ से कर लगाया गया है वो हम लोग दे नहीं पाएंगे, हमारी खेती जो है हमारी उजड़ जाएगी। उन्होंने कहा, एक सलाह दिया कि तुम लोग गांव-गांव में संगठित हो जाओ और तुम्हारे पास लाठी है, लाठी लेकर के जब जजिया कर वसूलने के लिए लोग आते हैं तो तुम लाठी लेकर के उसका प्रतिकार करो। इलाके के नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग आते हैं और लड़के विशेष करके जो है शारीरिक अपने कर्तव्य दिखाते हैं और एक आपसी सौहार्द का वातावरण हिंदू मुसलमान में यहाँ बना रहता है। हम आप सभी जनों को लोक संगीत के माहौल में सराबोर करने गाजीपुर की गौरवमयी धरती की ओर ले चलते हैं। जाने माने बिरहा गायक सूबेदार यादव का कहना है कि बिरहा गायन हमारी पौराणिक परंपरा का एक हिस्सा है। इस परंपरा का सूत्रपात हुआ द्वापर में, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। वैसे एक बात है कि मौसम और संगीत का एक बहुत खूबसूरत तालमेल है। जैसे श्रावण के महीने की बात करें तो कजरी और बिरहा, ये 2 बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। वैसे ही जब फसल कटती है तो औरतें हैं जो गांव की, वो मिलकर बहुत सारे जाटसी गाने गाती हैं। वैसे ही सोहर और झूमर भी बहुत ही लोकप्रिय गीत है। तो आइए हम मिलते हैं सूबेदार यादव जी और उनकी पार्टी से। बिरहा साहब एक प्रकार की हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में मधु है। जैसे सब फूलों का रस मधु में समाहित है, वैसे हमारे लोक पारंपरिक गीतों का समावेश है बिरहा विधा में। बिरहा की परिभाषा लोग बताते हैं कि यहाँ से उपजा होगा गान, जो अपने प्रियतम के बिछुड़न में और विरह में जो स्वर शब्दों के माध्यम से स्फुटित होता है, उसी को बिरहा कहते हैं। दरबार में ही अपने चारों राजकुलों को शिक्षा दिलवा सकते थे, लेकिन गुरु आश्रम की महिमा इतनी थी। गुरु के बिना भैया धोबिया लोक नृत्य पूर्वांचल की लोक नृत्य नाट्य शैली है, जो अभिव्यक्ति का अद्वितीय मंच है। ये होली, दिवाली, विवाह और उत्सवों के अवसर पर होता है। इस परंपरा के प्रचलन से ये माना जाता है कि राजा लोग अपनी वीर गाथा को सुनाने और दिखाने के प्रयोग करते थे। इस लोक नृत्य में प्रयुक्त होने वाले कसावर वाद्य यंत्रों को नृत्य की गति को नियंत्रित करने
और दंड ताल को पीटने के लिए प्रयोग किया जाता है। धोबिया नृत्य करने वाले पुरुष प्रदर्शन के लिए कमर में छल्ले लगा हुआ फेंटा बांधते हैं। धोबिया नृत्य की विधा जो है ये धोबी बिरादरी, धोबी जाति से एक विशेष है जी। और धोबी बिरादरी ही करती आ रही है जी। और आगे चल के अब तो जो है मेरे दादाजी करते थे और इसके बाद जो है अब मुझे मिला है, मुझे इस धोबिया नृत्य को जो है विरासत में मिला है और विरासत में मिला तब से मैं धोबिया नृत्य को जो है जिंदा रखा हूँ। और आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में कहीं धोबिया नृत्य का एक वो नामो निशान नहीं मिलता है। एक पूर्वांचल के गाजीपुर ज़िले में औरकपुर गांव में धोबिया नृत्य की विधा ये जीवित है और ये विधा जो है हमारे हिंदुस्तान के हर कोने कोने में मैंने इस विधा को पहुंचाने की कोशिश भी किया हमने और इसकी प्रस्तुति भी हमने की। गोरखपुर शहर की खूबसूरती ढेर सारी हरियाली और रामगढ़ ताल से है। रामगढ़ ताल इस गोरखपुर शहर की सबसे बड़ी विशाल लेक्स में से एक है और ऐसा माना जाता है कि ये 6 किलोमीटर लंबी और 723 हेक्टेयर चौड़ी है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और पटना लगभग एक जैसे हैं। इस वजह से ये शहर विभिन्न संस्कृतियों और खाद्य वस्तुओं का अद्भुत संगम है। कचौड़ी, जलेबी, कबाब, पराठे, लिट्टी चोखा ने घरों में अपनी खास जगह बना ली है। गोरखपुर के नाथ संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ मंदिर अपनी पौराणिकता के कारण प्रसिद्ध है और मंदिर के वर्तमान महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरखनाथ मंदिर की ये मान्यता है कि आज से कई साल पहले त्रेता युग में स्वयं गोरखनाथ जी ने यहाँ पे एक अखंड ज्योत जलाई थी, जो कि आज तक प्रज्वलित है। श्री गुरु गोरखनाथ जी की चरण पादुकाएं अभी अंदर प्रतिष्ठित है, जिनकी प्रतिदिन हर रोज पूजा की जाती है। सभी धर्मों के लोग मंदिर परिसर के तालाब पर शाम बिताने और दुकान से सामान खरीदने आते हैं। विश्व विख्यात गीता प्रेस गोरखपुर से ही संचालित होती है। इस शहर का एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। शहर के जलपान गृहों, होटलों, बाजारों और पार्कों में अक्सर लोग बीते हुए सुनहरे दिनों की स्मृतियों को ताज़ा करते हुए मिल जाते हैं। पूर्वांचल अपनी संस्कृति, अपनी कला और अपनी परंपरा के लिए हमेशा एक केंद्र रहा है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश का बनारस अपने गीतों के लिए मशहूर हो या फिर गोरखपुर अपने कल्चर के लिए फेमस हो, वहीं जहां भोजपुरी संगीत ने न सिर्फ पूर्वांचल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारी इस छोटी सी यात्रा पे हमारे साथ जुड़ने के लिए।